स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DK स्टडी पॉइंट पर। मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज मैं एक नई वीडियो लेकर के आया हूं पोल साइंस की चैप्टर 5 की पार्ट 2 कि बहुत टाइम से जो है वीडियोस नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। पर अब जो वीडियोस है रेगुलर आएंगी। आपके जो सेकंड टर्म का सिलेबस है वो हम पूरा कराएंगे और आने वाले फ्यूचर में इन फ्यूचर आपके लिए न्यू कोर्स भी एक तैयार करेंगे जिसमें आपको विद नोट्स के साथ में सारी चीज़ें मिलेंगी। सो अभी हमारा जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, उस पर आप वीडियो ख़त्म करने के बाद जाइएगा तो आपको और बहुत सारे फ्री नोट्स उसमें प्रोवाइड हो जाएंगे। और आने वाली अभी जैसे जैसे वीडियो आगे बनेगी तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। सो वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है वीडियो का पार्ट 2 है समकालीन दक्षिण एशिया के बारे में। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इससे पहले हमने जब फर्स्ट पार्ट पढ़ा था उसके अंदर हमने पाकिस्तान के बारे में और बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना था कि भारत की जो फिजिकल स्ट्रेटेजी मतलब फिजिकल रूप से कहाँ पे है, कहाँ हिमालय क्या है, ये वो फर्स्ट पार्ट की बात थी। और आज हम सेकंड पार्ट में बात करेंगे बांग्लादेश वगैरह के बारे में, नेपाल के बारे में और क्या बोलते हैं भूटान के बारे में। इन देशों की क्या समस्याएं हैं और ये जब से आज़ाद हुए हैं किस तरीके की जो इनकी परफॉर्मेंस रही है अपने देश के अंदर, किस तरीके से सैनिक शासन लगे हैं, जो जो इनकी स्थिति रही है उसके बारे में हम फुल्ली एक्सप्लेन करेंगे आज इस वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। मैं आप सबसे पहले आपको बांग्लादेश के बारे में बताऊंगा कि बांग्लादेश में क्या स्थिति थी, उसके बारे में कि बांग्लादेश क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बांग्लादेश की बात करें, इसमें भारत की आज़ादी के बाद ही दोनों देशों में मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण दो अलग अलग क्षेत्रों को भारत से अलग करके जो है पाकिस्तान बना दिया गया था। इसमें से एक क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान, दूसरे क्षेत्र को पश्चिमी पाकिस्तान का नाम दिया गया। और साथ ही साथ आपको मैं ये बताऊं कि ये जो पूर्वी पाकिस्तान ही 1971 के बाद जो है बांग्लादेश के रूप में उभरा, अस्तित्व में आया। क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान जो था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। जो पूर्वी पाकिस्तान था, जो वर्तमान का आप बांग्लादेश है, उसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। ये जो है बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ। अब इसके बारे में हमने जान लिया कि जो इनका इंट्रो डाल लिया। अब उसके अंदर बांग्लादेश की मुख्य समस्या क्या थी, अब इसमें हम पढ़ते हैं मुख्य समस्या के बारे में। मुख्य समस्या यह थी कि पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोलने वाले लोग जो थे ज़्यादा थे, क्योंकि वो एक तरीके से बंगला ही था। अब अगर आप नाम देखो इसका बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का मतलब है कि उनकी संस्कृति जो थी बंगाली संस्कृति थी और उनकी भाषा कौन सी थी, बंगला। तो अब क्या होता था, वहाँ पे दबदबा किसका था, पाकिस्तान के हाथों में चला गया। दबदबा वहाँ था बंगाली भाषा का, वहाँ की संस्कृति थी बंगाली। अब ज़बरदस्ती उनके ऊपर उर्दू लादा जाता था। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, ज़्यादा थे बंगाली। और आज़ादी के बाद ही पश्चिमी पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जबरन उर्दू भाषा लादने की कोशिश की, जिसकी वजह से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उसका विरोध करना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने क्या है, इसका विरोध करना चालू कर दिया, क्योंकि उनकी संस्कृति से उन्हें वंचित किया जा रहा था, उन पर जबरन उर्दू भाषा को लादा जा रहा था। और उनकी जो है इस वजह से वह नाराज़ हुए और विभिन्न तरीके की जो है समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई। और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने बंगाली संस्कृति के ऊपर हो रहे बुरे व्यवहार का विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ पे आंदोलन, प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए और उस पर जिस तरीके की दुर्व्यवहार उनके साथ किया जा रहा था उसका विरोध करना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। और पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान के आंदोलन होने लगे। और इन आंदोलनों के नेतृत्व में मेन एक नेता आता है जो इसका नेतृत्व करता है, शेख मुजीबुर रहमान। ये क्या करते हैं, इसका नेतृत्व करते हैं, क्योंकि कोई भी इस आंदोलन को समर्थन देने को तैयार नहीं था उस समय में। क्योंकि उस समय की आप स्थिति समझ ही सकते हैं, उस समय इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान ने इसका आंदोलन का समर्थन किया और प्रमुख नेता बन करके आए। और 1970 में हुए चुनावों में शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी, इन्हीं पार्टी का नाम क्या है, अवामी लीग, को पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत भी दिलाई। और अब आपसे एक नंबर में अगर सवाल पूछ लिया जाए कि अवामी लीग के संस्थापक या फिर मेन नेता कौन से, तो शेख मुजीबुर रहमान को आप पॉइंट आउट कीजिएगा। और इनकी जो पार्टी थी, इन्होंने फर्स्ट बार चुनाव कब लगा था, सबसे पहले इन्होंने चुनाव 1970 में लड़ा था। तो आप समझ सकते हैं ये सारी चीज़ें। चलो आगे चलते हैं वीडियो में।
सीटों पर जीत ली थी। और उसके बाद इन्होंने क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार जो थी, पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार द्वारा इसे माना नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जीत गए थे और उन पर ज़बरदस्ती उनकी हुकूमत पे अपना दबदबा कायम करना चाह रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, शेख मुजीबुर रहमान को जीतने के बावजूद भी गिरफ्तार कर लिया और अपनी गिरफ्त में ले लिया। और पूर्वी पाकिस्तान में जो भी आंदोलन हो रहे थे उनको पूर्ण रूप से दबाने का जो है काम चालू कर दिया। और जनरल यहिया खां, इसका काम जो थे, यहिया खां ने सेना को भेजा, जिसमें हजारों आंदोलनकारियों को पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे जाना पड़ा या मरना पड़ा। उनके मतलब पूरे आंदोलन को अच्छी तरीके से कुचलने का इन्होंने काम किया था। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यहिया खान ने क्या करा था, तो आपको याद होना चाहिए यहिया खान ने क्या करा, पाकिस्तानी आंदोलनों को अच्छे से कुचला था और सेना भेजी थी और उन्हें ज़बरदस्ती मारा था। ये सारी बातें याद रखना। पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी, अब बात आ जाती है यहाँ पे पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी कैसे मिली उसे। पूर्वी पाकिस्तान से आप समझ ही पा रहे होंगे कि मेरा मतलब होता है बांग्लादेश का। अब वर्तमान में उसे बांग्लादेश कहते हैं, परंतु पूर्व आज से कुछ समय पहले जब ये हमारा देश भारत था, उससे अलग हुए दो देश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वर्तमान का आज पाकिस्तान रह गया है, उसके अंदर से पश्चिम हट गया है। पूर्वी पाकिस्तान था, उसे अब वर्तमान में क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक बांग्लादेश के नाम से जाना, जो कि 1971 में आज़ाद हुआ। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए। साथ में देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने लगी जिसकी वजह से लोग जो हैं भारत में भाग कर आने लगे। हज़ारों लोग क्या करने लगे, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा आंदोलन बढ़ गया था पश्चिमी पाकिस्तान की सेना का, लोगों का, ज़बरदस्ती उनको क्या करना पड़ा, वहाँ से अपनी जगह को छोड़कर, अपनी संस्कृति को छोड़कर भारत में पलायन करना पड़ा। और वो भारत में पलायन करने के लिए मजबूर थे। और यह सब देखते हुए भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी की मांग का समर्थन करना भी शुरू कर दिया। और साथ ही साथ पूर्वी पाकिस्तान का आर्थिक या सैन्य सहायता देने का भी वादा कर दिया और पूरा समर्थन दिया। और इस मदद की वजह से पश्चिमी पाकिस्तान, ये जो मदद ये कर रहे थे, इस वजह से पश्चिमी पाकिस्तान और भारत के बीच में एक युद्ध भी छिड़ गया होगा था, जिसे आप 1971 के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर क्या हुआ था, पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ गया था, घुस के मार के आए थे भारत वाले। तो इसलिए कहते हैं अपना देश जो है महान है। और वीडियो में इसी बात पे आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। जल्दी आगे चलते हैं। इस युद्ध में भारत की जीत हुई और पूर्वी पाकिस्तान जो है आज़ाद हो गया। क्या हुआ, भारत तो गया जीत और पूर्वी पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब इसका नाम क्या पड़ गया, बांग्लादेश, क्योंकि इनकी संस्कृति बंगाली थी, बंगाली संस्कृति को ये बिलोंग करते थे और साथ में जो इनकी भाषा थी वो बंगला थी। इसी कारण से तो सारे आंदोलन चालू हुए थे, जिस वजह से इतना संघर्ष हुआ। अब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का अब मैं ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको इसमें वीडियो में दिखाता हूँ। साथ में मैं आपको बताता हूँ कि इनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ थी। ये अपना प्यारा भारत है। साथ में जब ये हमारा आज़ाद हुआ था देश, उससे पहले, सबसे पहले अगर बात की जाए, ये रेड लाइन आप देख पा रहे होंगे, ये रेड लाइन पूरा का पूरा ये अपना पहला इंडिया था जब ब्रिटिश टाइम में। उसके बाद क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 और 14 अगस्त 1947 की रात को पाकिस्तान जो है अपने हिस्सों में बट गया। उसके बाद ये अपना इनने पूर्वी हिस्सा ले लिया और ये पश्चिमी हिस्सा ले लिया। अब क्या हुआ, बच गया भारत। अब यहाँ पे आती है, ये देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा था जस्ट हमारे देश का, ये बंगाल का हिस्सा है। इससे सिटा हुआ जो हिस्सा था ये इसे बांग्लादेश कहा जाता था, सही है। और ये आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो हिस्सा है इसे वेस्ट पाकिस्तान जो लिखा हुआ है इसे पाकिस्तान के नाम से जाना था। तो आई होप आपकी कन्फ्यूज़न बिल्कुल मिट गई होगी। अगर आपसे अगर एक नंबर में ये क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाए कि पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को डिनेट करो उसमें मैप के अंदर और पश्चिमी पाकिस्तान को, तो आप इजीली बता पाएंगे। ये जो है इस मैप को इसलिए मैंने ऐड किया है कि ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब हम बात करेंगे आज़ादी के बाद की क्या स्थिति रही थी। अब बांग्लादेश के बारे में जान लिया, उनकी समस्या के बारे में जान लिया, और उसके बाद वहाँ की जो चुनाव व्यवस्था वगैरह थी किस तरीके से रहा उसके बारे में जान लिया, किसने इनका समर्थन किया ये जान लिया। बांग्लादेश आज़ाद हो गया। अब कहानी हमारी आगे चलेगी, आज़ादी के बाद की क्या कहानी थी उसके अंदर हम अगर बात करें। आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाया
और एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश की इन्होंने घोषणा कर दी। इन्होंने कहा कि हमारा जो देश है आज से एक धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सर्वधर्मों की समानता है और लोकतंत्र है यहाँ, और समाजवादी देश की घोषणा कर दी। और 1975 के अंदर शेख मुजीबुर रहमान ने क्या करा, शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान परिवर्तन की एक ऐसी चाल चल दी जिससे इन्होंने संसदीय प्रणाली, यानी जैसे लोकतंत्र वगैरह की जो प्रणाली है उसमें संसदीय प्रणाली काफ़ी अहम होती है, एक तरीके से होती तो अध्यक्षात्मक में भी है, परंतु संसदीय प्रणाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे भारत के अंदर अगर बात की जाए तो, और इन्होंने क्या करा था, संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्षात्मक प्रणाली में शासन जो है वो करना के चालू कर दिया था। और शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी को सिर्फ छोड़कर, जो उनकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, छोड़कर बाकी सब पार्टियों को क्या कर दिया, इन्होंने ख़त्म कर दिया। इसी वजह से देश के अंदर क्या हुआ, तनाव की स्थिति जो है पैदा हो गई और सेना ने इस बात के ऊपर इनके बगावत कर दी और शेख मुजीबुर रहमान ने सेना के हाथों भी मारे गए और बांग्लादेश में सैन्य शासन पुनः स्थापित हो गया। अभी तक लोकतंत्र चल रहा था, उसके बाद क्या हुआ, सैनिक शासन की जो है दोबारा से वो वहाँ पर आ गया। इसके बाद क्या होता है, सैनिक शासन दोबारा से आ जाता है। इसके बाद जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की नेशनल पार्टी बनाई और व्यवस्था को सामान्य करने की कोशिश की और इनकी भी हत्या कर दी गई। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि बांग्लादेश में नेशनल पार्टी के संस्थापक कौन थे 1 नंबर के अंदर, तो आप जियाउर रहमान का नाम लिखेंगे। सो आपको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। चलो आगे चलते हैं। जियाउर रहमान के बाद फिर HM इरशाद के नेतृत्व में फिर से एक सैन्य शासन आता है। उस शासन के अंदर क्या होता है, के बाद सैन्य शासन आता है और छात्रों द्वारा इस शासन का अत्यधिक विरोध किया जाता है और 1990 के अंदर सैन्य शासन को फिर से ख़त्म कर दिया जाता है। इसके बाद लोकतंत्र की स्थापना की गई और 1991 के बाद अब तक इसके बांग्लादेश के अंदर जो है लोकतंत्र जो है बिल्कुल सही से चला आ रहा है और अभी तक कोई सैन्य शासन जैसी वो नहीं रही। और अब हम बात करेंगे, अभी मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और हम बात करेंगे अब नेपाल के बारे में। नेपाल जो है शुरुआत से ही काफ़ी समय से इतिहास में अगर देखा जाए, जब से नेपाल जो है एक हिंदू राष्ट्र रहा है लंबे समय तक, और ये संवैधानिक राजतंत्र रहा है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब संविधान के अनुसार चलता है, परंतु जो मेन शासक होता है वो राजा होता है इसके अंदर। इसी दौर में नेपाल की राजनीतिक पार्टियों और जनता ने लोकतंत्र की जो है मांग को उठाना शुरू कर दिया और सेना का प्रयोग करके राजा ने इन आंदोलनों को भी कुचलना शुरू कर दिया। वहाँ लोकतंत्र की पुरजोर मांग उठ रही थी, राजा ने ये काम गलत किया कि इनकी जो आंदोलन था उनको उन्होंने कुचलना शुरू कर दिया। और नेपाल की जनता ने भी अपनी कोशिशें जारी रखी और 1990 में राजा ने लोकतांत्रिक संविधान की बात भी मान ली इन्होंने। साथ में 1990 से ही नेपाल के अंदर थोड़े माओवादी जो थे उनका जो था प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था और नेपाल में माओवादी जो थे उन्होंने माओवादी और राजाओं की सेना के बीच में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष की बातें भी सामने आई थी और इसी संघर्ष ने लोकतंत्र के लिए आंदोलन कर रहे लोगों का भी शामिल होना पड़ा और साथ दिया और इस तरह से नेपाल में लोकतंत्रीय संघर्ष शुरू हो गया और संघर्ष जो है लंबे समय तक चला। अब त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में आपको मैं बताता हूँ। त्रिकोणात्मक संघर्ष ये था कि एक तो राजा की सेना थी, एक थी माओवादी और एक जो थे लोकतंत्र के समर्थक थे। अब इनके बीच में राजा लोकतंत्र के समर्थकों से भी संघर्ष कर रहे थे, राजा की सेना, और जो माओवादियों से भी संघर्ष कर रहे थे। तो और लोकतंत्र के समर्थक जो थे ना उनसे भी संघर्ष हो रहा था। तो आपस में तीनों जनों से इसको संघर्ष करना पड़ रहा था। 3 संघर्ष हो रहे थे एक समय में वहाँ पे, तो इसीलिए इसे त्रिकोणात्मक संघर्ष के नाम से उस समय जाना जा रहा था। और 2002 में राजा द्वारा संसद को भी क्या कर दिया गया, भंग कर दिया गया था। 2002 में राजा द्वारा संसद को भंग कर दिया गया और इसके विरोध में फिर से आंदोलन शुरू हो गए और इस बार जो है सरकार को झुकना ही पड़ा जनता के आगे। और 2006 के अंदर
एक लोकतांत्रिक सरकार की जो है स्थापना हो गई और नेपाल में अपने संविधान का भी निर्माण हो चुका है, जिसके हिसाब से वर्तमान में नेपाल की सरकार जो है कार्यरत है। और साथ में अब हम बात करेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक अब आपके जिस हिसाब से जो पेपर आ रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक संघर्ष के बारे में बताया जाएगा कि जो संघर्ष है उनकी समस्या जो है एक जातिगत समस्या है, जो कि बहुत बड़ी है। जातिगत समस्या जो है भविष्य से में भी रहेगी मेरे ख्याल से। अगर ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए तो बढ़िया ही है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। श्रीलंका जो है हमारा पड़ोसी देश है और श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ और आज़ादी के बाद से ही क्या हुआ, यहाँ पर एक लोकतंत्र व्यवस्था जो थी वो कायम थी। और श्रीलंका की मुख्य समस्या जो है यहाँ का जातीय विवाद है और यह मुख्य रूप से दो जातियों के बीच में है। मैं उन जातियों का नाम बताता हूँ आपको। एक तो तमिलों के बीच में है, जैसे आप समझ पा रहे होंगे, तमिलों के बीच में, और एक सिंगलियों के बीच में। और संघर्ष का कारण क्या है, अब मैं आपको बताता हूँ संघर्ष का कारण के बारे में। एक संघर्ष का इनका कारण है श्रीलंका के मूल निवासी यानी सिंगली। श्रीलंका के मूल निवासी कौन है? सिंगली। यह मानते हैं कि श्रीलंका पर उनका पूर्ण अधिकार है और तमिलों को किसी तरीके की रियायत नहीं देनी चाहिए। वहाँ दो लोग रहते हैं, एक सिंगली रहते हैं और एक तमिल लोग रहते हैं। सिंगली लोग जो हैं वो श्रीलंका के खुद के वहाँ के मूल निवासी हैं और जो तमिल लोग हैं वो नील की खेती करवाने के लिए उपनिवेशिक काल में तमिलनाडु वगैरह की साइड से साउथ में से लेके गया था श्रीलंका के अंदर। और क्या हुआ था, वहाँ से उनसे मजदूरी करवाई जा रही थी, तो वो उसी समय के जो है लोग वहाँ पर रह गए थे, जिनके संतानें जो है वहीं पर रह रही हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जातीय संघर्ष जो है चलता रहता है। वहाँ के वो मूल निवासी नहीं हैं, सिंगली जो है वहाँ के मूल निवासी, और तमिल जो है यहाँ से भारत से गए हुए एक तरीके के रिफ्यूजीज़ हैं वहाँ पे, वो जाकर के काम कर रहे थे तो वहीं रह गए। तो इनके लिए आपस में जो है इनकी मांगे उठती रहती है कि हमें भी पूरी वो स्वायत्ता मिलनी चाहिए। इस तरीके से जो है इनकी सोचें हैं। सो उसी के बारे में हम आज में पढ़ेंगे। इस सोच की वजह से तमिलों को श्रीलंका की राजनीति में बराबर का हिस्सा नहीं मिल पाता, जिस वजह से उन्हें कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। और इन सभी समस्याओं और भेदभाव की वजह से तमिलों ने क्या करा, एक संगठन का निर्माण कर लिया जो कि LTTE के नाम से जाना जाता है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम के नाम से जाना जाता है। और एक संगठन बनाया और इन्होंने मांगे पूरा करवाने के लिए एक हिंसक रूप जो है, आक्रामक तरीका जो है अपना लिया। और साथ में आप देख पा रहे होंगे जो इसका LTTE का लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलिलम का जो है ये साइन है। आपसे अगर पेपर में ये चित्र दे करके पूछ लिया जाए तो आप LTTE का नाम ही लिखेंगे। साथ में मैं आपको बता देता हूँ तमिलों की मांगे क्या थी। जो इन्होंने आक्रामक जो रूप अपनाया उसमें इनकी कुछ मांगे भी होंगी। LTTE ने कहा कि श्रीलंका एक क्षेत्र को अलग देश बनाया जाए। इसमें क्या बोलता है, अलगाव की भी भावना थोड़ी सी उठ गई थी। और वर्तमान में LTTE के समर्थकों का सफाया जो है हो चुका है अभी तो फिलहाल, और श्रीलंका में मिल समान अधिकारों की मांग जो है कर रहे हैं वहाँ पे अभी भी। भारत का इसके में हस्तक्षेप क्या था, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत ने किस तरीके से इसको देखा था और इसमें क्या हस्तक्षेप करा था, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। कि भारत में तमिलों ने भारत सरकार पर दबाव बनाया और श्रीलंका में तमिलों की स्थिति को सुधारने के लिए श्रीलंका सरकार से बात करने की भी अपील की। और भारत सरकार ने श्रीलंका की सरकार से बात करने की कोशिश की और 1987 के अंदर स्थिति सुधारने के लिए एक शांति सेना को भेजा गया। और ये शांति सेना जो थी वहाँ पे एक तरीके से असफल रही थी। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये शांति सेना LTTE के साथ संघर्ष में फंस गई और श्रीलंका के लोगों ने भी इस सेना का विरोध करना शुरू कर दिया। और 1989 यानी 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को वापस बुला लिया था और शांति स्थापना करने का लक्ष्य जो है यह पूरा नहीं हो सका। सही है, आप समझ गए। वहाँ पे जो है एक संघर्ष में फंस गए जिस वजह से स्थिति और ना बिगड़ जाए, इसीलिए क्या करा, इस सेना को जो है वापसी बुला लिया गया। और श्रीलंका की आर्थिक स्थिति के बारे में जानेंगे। अब वहाँ का जो है संघर्ष देख लिया, पर उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की है वर्तमान के अंदर, तो उसके बारे में
जो श्रीलंका है, गृह युद्ध के बावजूद भी श्रीलंका ने तेजी से जो है विकास किया और जनसंख्या नियंत्रण के मामले में जो है श्रीलंका सबसे सफल देश रहा है। साथ में मैं आपको बताऊं कि दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया की अगर बात करी जाए, उसमें सबसे पहले श्रीलंका ने अपनी अर्थव्यवस्था का जो है उदारीकरण किया, यानी देश अपनी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले खोला। और श्रीलंका के प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद जो है एशिया में सबसे तेज गति से बढ़ रहा है, सबसे तेज गति से, जो कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वर्तमान में जो इसकी जो स्थिति है काफ़ी सही है और इतनी सारी समस्याओं के साथ भी ये जो है जनसंख्या नियंत्रण में भी काफ़ी है। और अपनी जो इन्होंने सबसे पहले जो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण जो किया था, वो अपनी अर्थव्यवस्था ने सबसे पहले अपनाया। सो आज की वीडियो में इतना ही है और आगे की वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा और आपको बहुत सारे टॉपिक सुनाऊँगा। ये जो है अब ट्रम्प सेकंड के हिसाब से है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जिससे आपको मिलती रहे, बेल आइकन प्रेस करके। धन्यवाद, मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।